हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित यादव आप सभी के बीच उपस्थित हूं और देखा जाए तो बिहार रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। आपकी परीक्षाओं को बहुत ज़्यादा समय बचे नहीं है और अंतिम समय आपकी तैयारी का चल भी रहा है। मैंने कल पोल भी एक डाला था कि आप लोग कितने लोग बीपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं, तो उसमें से देखा जाए तो सैकड़ों बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और लगभग उसमें देखा जाए तो 60 टू 70% बच्चे ऐसे हैं जो बीपीएससी दे रहे हैं। हम लोगों ने अपने आरओ की पेड कम्युनिटी में भी शेयर किया था और करंट अफेयर वाले में भी शेयर किया, तो वहाँ पर सैकड़ों बच्चे ऐसे थे जो बीपीएससी के लिए लगातार हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उनकी एक डिमांड थी कि सर बिहार स्पेशल की क्लासेस स्टार्ट करवाइए, रिवीजन सीरीज के अंतर्गत सबसे पहले उसी को रखिए। तो उसी चीज़ को देखा जाए तो हम लोग बिहार स्पेशल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से रेगुलर क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं, जो डेमो क्लास ऐप पर पड़ी हुई हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी पड़ी हुई हैं डेमो क्लासेस, उनको आप देख सकते हैं। डेमो क्लास आलोक सर और मनोज सर ने पहले ही ले रखा है और मुझे जिम्मा मिला है कि मैं आपको बिहार स्पेशल पढ़ाऊं। बिहार स्पेशल के जो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करूं, आपको बताऊं कि हाँ क्या पीवाईक्यू में आया हुआ है, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं पहले ही क्लियर, कि बिहार स्पेशल में ज़्यादातर सवाल जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं वो, ठीक है। और सबसे खास बात यह है कि आपकी परीक्षा में हर साल बिहार स्पेशल के जो सवाल पूछे जाते हैं उनमें जो बिहार का सामान्य परिचय होता है ना, बिहार के सामान्य परिचय से ही 2 से 3 सवाल पूछ लिए जाते हैं। और बिहार का एक ट्रेंड है, एक बात कही जाती है बिहार के चक्कर, मतलब बिहार के सेंस में, कि बीपीएससी की जो परीक्षा है, ठीक है, बीपीएससी की जो परीक्षा है इसमें अगर किसी व्यक्ति का 3 विषय पर कमांड अच्छी है, ठीक है, ये करंट अफेयर को छोड़कर 3 विषय को मैं बता रहा हूं, इसमें करंट अफेयर को आप इंक्लूड कर लेंगे तो आप इसको मानिए 3+1, मैंने 3+1 लिखा है। ये 3 विषय पहले कौन से हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। पहला विषय है इतिहास, ठीक है, इतिहास। आप बिहार पीसीएस देने जा रहे हैं और आपका इतिहास में अगर जो कमांड नहीं है, साइंस में कमांड नहीं है, बिहार स्पेशल में कमांड नहीं है, तो थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वेटेज बिहार में देखा जाए सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा इतिहास का वेटेज है। इतिहास से देखा जाए तो हर साल लगभग 30+ सवाल पूछे जाते हैं, 30+ सवाल अकेले इतिहास से आते हैं। इसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत तीनों समाहित है। देखा जाए एक तरफ से तो प्राचीन इतिहास जो है वो बिहार का इतिहास ही है। अगर जो हम प्राचीन इतिहास में देखें, अशोक, चंद्रगुप्त, सबके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, जैन बौद्ध धर्म देखते हैं, तो उन सबका देखा जाए तो प्रादुर्भाव जो हुआ था, विकास हुआ, वो बिहार के क्षेत्र में ही हुआ। महाजनपद के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, तो महाजनपद में भी देखा जाए तो बिहार में अवस्थित, वहीं से सारी चीजें देखा जाए तो संचालित की जाती थी मौर्य टाइम पीरियड पे। तो इस वजह से बिहार का जो संदर्भ है प्राचीन इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी वजह से देखा जाए तो इतिहास का वेटेज भी ठीक ठाक है बिहार में। दूसरा सब्जेक्ट आपका कौन सा है? दूसरा सब्जेक्ट आपका है विज्ञान, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट है आपका विज्ञान अर्थात साइंस। यहां से 30 सवाल फिक्स है कि आपके 30 सवाल पूछे ही पूछे जाएंगे और ये 30 सवाल को भी आप 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। देखा जाए तो एक सामान्य धारणा यही है कि हर साल 10 सवाल जो होंगे वो फिजिक्स से आ जाएगा, 10 सवाल केमिस्ट्री के आसपास पूछ लिया जाता है और 10 सवाल बायोलॉजी के आसपास पूछ लिया जाता है। हालांकि ये ट्रेंड चेंज भी होता रहता है, ऐसा नहीं है कि 10-10 सवाल निर्धारित कर दिया गया तो 10 ही 10 पूछा जाएगा। कभी हो सकता है कि फिजिक्स के 12 क्वेश्चन पूछ लिया, केमिस्ट्री के 8 क्वेश्चन पूछा और उसके बाद देखा जाए 10 क्वेश्चन बायोलॉजी के आ गए। कभी ऐसा भी हो सकता है कि केमिस्ट्री के 5 ही सवाल पूछे गए हो, लेकिन अमूमन ट्रेंड यही है कि 30 सवाल पूछे जाते हैं। तो उन वहां पर बिहार में देखा जाए वेटेज समान ही है, लेकिन अगर आप प्रायोरिटी सेट करना चाहते हैं तो आप फिजिक्स और बायोलॉजी जो है इसको आप देखा जाए क्रमानुसार व्यवस्थित करना हो कि किससे सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, वेटेज सबसे ज्यादा किसका है, तो आप उसमें देखा जाए तो बायोलॉजी को रख सकते हैं, ठीक है। बायोलॉजी सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद फिजिक्स, फिर उसके बाद केमिस्ट्री। और यहां पर देखा जाए तीसरा सब्जेक्ट में, तीसरे सब्जेक्ट की बात कर लूं, तीसरा सब्जेक्ट है बिहार स्पेशल, ठीक। जो बिहार स्पेशल है ये मैं सिर्फ जीके की बात कर रहा हूं, इसमें बिहार करंट की बात नहीं कर रहा हूं। बिहार करंट अगर जो इसमें इंक्लूड कर देंगे तो वो करीब 18 से 20 पहुंच जाएगा। यहां हम सिर्फ बिहार स्पेशल की बात करें तो हर साल देखा जाए 12 से 15 सवाल, 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अकेले बिहार स्पेशल से आते हैं, ठीक है। और बिहार स्पेशल से जो सवाल आते हैं वो बहुत ऐसे सवाल नहीं होते भारी भरकम सवाल, वो बिहार के सामान्य परिचय से ज्यादा सवाल होते हैं। बिहार के सामान्य परिचय से दो तीन सवाल पूछ लिया, नदियों से सवाल पूछ लिया, जो वहां की जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनसे सवाल पूछ लिया, उसके बाद देखा जाए तो बिहार के जो जनजातियां हैं उनसे सवाल पूछ लिया, फिर जो जिले हैं जिलों से प्राप्त
जो खनिज है उन खनिज से संबंधित सवाल पूछ लिया। और इन सब चीजें के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, देखिए किताबी ज्ञान तो आपके पास है ही, किताबी ज्ञान आपके पास किताबें बहुत सारी होंगी, आपने पूर्वावलोकन भी सॉल्व कर लिया, बिहार तत्वसार भी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन जो रिवीजन होता है, रिवीजन के लिए एक चीज आप याद रखिए कि हमेशा जब भी आप बिहार स्पेशल पढ़ रहे हो तो एक बिहार का मैप आपके सामने होना ही चाहिए। बिहार का मैप देखते हुए आप चीजों को सॉल्व करेंगे तो वो चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक है, मुख्य परीक्षा भी देनी है आपको, इंटरव्यू भी देना है, जिलों का लोकेशन भी पता होना चाहिए, प्रमंडल कितने हैं, अनुमंडल कितने हैं, क्षेत्रफल कितना है, पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, कौन से जिले से कौन सा खनिज पाया जाता है, ये सब सवाल अक्सर बिहार में पूछे जाते हैं। और इन सब सवालों को आप कैसे टैकल कर पाएंगे, सबसे जो शुरुआती अवधारणा है वो यही है कि आपको बिहार का मैप जो है वो अच्छे से तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये रिवीजन सीरीज जो संचालित की जा रही है, तो यहां पर सारे सब्जेक्ट पे फोकस किया जाएगा। रही बात बिहार करंट अफेयर की, तो बिहार करंट अफेयर के लिए आप बिल्कुल परेशान मत हो। बिहार करंट अफेयर जब आप 70वीं बीपीएससी देने जा रहे थे उस टाइम भी, 70वीं बीपीएससी के टाइम पर भी बिहार करंट अफेयर देखा जाए तो जनवरी से लेकर, ठीक, जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक, दिसंबर 2024 तक ये ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट है। उसके बाद देखा जाए तो जनवरी, अभी जब मैं ये वीडियो आपको मिल रहा है यानी आज की डेट में देखा जाए तो मार्च तक का करंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है, यूट्यूब पर हमारे उपलब्ध है, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आगे बचा अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, अगस्त तक के करंट अफेयर हम लोग यहाँ पर तैयार करेंगे। ठीक है, अगस्त तक के जो करंट अफेयर है उनको हम लोग तैयार करेंगे, और वो करंट अफेयर भी देखा जाए तो वीकेंड वीकेंड पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, करंट अफेयर भी हम तैयार करवा देंगे। और लास्ट ईयर जो करंट अफेयर देखा जाए तो करंट अफेयर के 9 क्वेश्चन आए थे, बिहार स्पेशल के करंट अफेयर, बजट, सर्वे सब कुछ मिला के 9 क्वेश्चन आए थे, और उन 9 क्वेश्चनों को मैंने आपके इन्हीं क्लासेस में कंप्लीट करा रखा था, बाकायदा स्क्रीनशॉट के माध्यम से टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी करवाया था कि आप देखें कि क्लास में जो पढ़ाया था डिक्टो हेडिंग तक पूछ ली गई थी। ठीक है, तो चलिए इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए यहां पर, और इससे इतर आपके जो फिजिक्स, सॉरी, जो आपके ज्योग्राफी है, फिर उसके बाद में पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ये सब सब्जेक्ट ऐसे हैं, ये सब आपके नंबर बढ़ाएंगे, तो इन सब सब्जेक्टों पे ध्यान देना है। लेकिन यहां पर आप इतिहास को, विज्ञान को और बिहार स्पेशल को एकदम से नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, ये सब ऐसे सब्जेक्ट हैं ये आपका स्कोर बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि पहले से डिसाइडेड है। और इसी में रहा करंट अफेयर, तो करंट अफेयर हर साल लगभग 25 सवाल यहां से पूछ लिया जाता है, 20 से 25 सवाल करंट अफेयर के भी आ जाते हैं, कभी कभी 30 सवाल भी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे बिहार का एक सामान्य परिचय। सब बिहार स्पेशल की क्लास है तो जाहिर सी बात है पहले एक सामान्य परिचय देखेंगे, और फिर उसके बाद जो हमारी पीपीटी है तैयार हुई है, कंटेंट तैयार हुआ है, उस पर आ जाएंगे। सामान्य परिचय में हम बात करेंगे तो सबसे पहले क्षेत्रफल ही देख लेते हैं। बिहार का जो क्षेत्रफल है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना, 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। अगर बिहार का देखा जाए टोटल एरिया की बात कर ले तो टोटल एरिया कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका टोटल एरिया है। अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार जो है ये भारत में, जनसंख्या की दृष्टि से बात करें बिहार, ये भारत में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तीसरे स्थान पर है। पहले पर कौन, अपना उत्तर प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र, और तीसरा स्थान आता है बिहार का। अगर हम देखें भारत के कुल क्षेत्रफल का, जो बिहार है ये कितना परसेंट है, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% बिहार का एरिया है। ठीक है, 2.86% बिहार का एरिया है। बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो बिहार में कुल जिलों की संख्या है 38, 38 जिले हैं बिहार में। और ये जो 38वां जिला है, सबसे नवीनतम जिला कौन सा है, तो सबसे नवीनतम जिला जो है वो है अरवल। ठीक है, ये है जहानाबाद के बगल में अरवल, ये सबसे नया जिला है, सबसे नया जिला है। जो देखा जाए जहानाबाद से अलग होकर 38वां जिला बना था। ठीक है, जहानाबाद से अलग होकर अरवल जो था ये 38वां जिला बना था। 38 जिले हैं। यहीं पर अगर हम प्रमंडल की बात कर लें, जैसे आप यहां पर देखते हैं मंडल, कितने मंडल हैं, तो वैसे वहां पे प्रमंडल होता है। ठीक है, तो प्रमंडल की संख्या कितनी है, यहां पर देखा जाए 9 प्रमंडल है। अब आइए 9 प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, यहां से सवाल आपके बीपीएससी में आए हुए हैं। ठीक है, 69 बीपीएससी में सवाल आया हुआ था, 69 बीपीएससी में प्रमंडल से सवाल आया था। तो मैं बता रहा हूं ना आपको, इस सामान्य परिचय जो है, सामान्य परिचय से आपके परीक्षा में सवाल पूछे गए हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखा जाए 9 प्रमंडल कौन कौन से, उनको देख लेते हैं। तो यहां पर देखा जाए जो प्रमंडल है, हमने बताया आपको 9 प्रमंडल, ठीक, 9 प्रमंडल है टोटल।
अब वो 9 प्रमंडल कौन कौन से हैं देखा जाए तो आपके बीपीएससी में सवाल आए हुए सीधे सीधे प्रमंडल में जिलों, अगर जो भविष्य में से सवाल पूछे तो आपको मैच करने के लिए दे सकता है, ठीक है, कि कौन से प्रमंडल में कितने जिले हैं। एक तरफ प्रमंडल दे देगा, दूसरी तरफ जिलों की संख्या दे देगा, या फिर सीधे सीधे पूछेगा कि कौन सा जिला किस प्रमंडल में सम्मिलित है, इससे पूछ सकता है सवाल, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपके भविष्य में बन सकते हैं, तो इस वजह से देखा जाए तो प्रमंडल को भी देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग सारण को देखते हैं, ठीक है। जो सारण प्रमंडल है, सारण प्रमंडल में कितने जिले सम्मिलित है, तो सारण प्रमंडल में यहां पर देखा जाए तो जिलों की संख्या है 3। वो जिले कौन कौन से हैं, गोपालगंज समाहित है, सिवान और सारण, ये 3 जिले समाहित हैं, ठीक है। यहाँ पर जो सारण प्रमंडल है, सारण प्रमंडल में 3 जिले समाहित है। फिर अगला प्रमंडल है तिरहुत प्रमंडल। अब तिरहुत प्रमंडल में देखें कौन कौन से जिले समाहित है। तिरहुत प्रमंडल में देखें तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली समाहित है, ठीक है। याद रखना तिरहुत प्रमंडल में कितने जिले हैं, तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले हैं, और वो 6 जिले कौन कौन से, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। आगे देखें दरभंगा प्रमंडल। अब दरभंगा प्रमंडल में कितने जिले समाहित है, यहाँ पर जिलों की संख्या है 3। वो 3 जिले कौन कौन से हैं, मधुबनी है, दरभंगा है और समस्तीपुर है, ठीक है। उसके बाद देखें अगला प्रमंडल है कोसी प्रमंडल, और यहां से सवाल आपके बीपीएससी में आ चुका है। यहां पर देखें तो कौन कौन से जिले समाहित है, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, ये 3 जिले हैं जो इसमें समाहित हैं, ठीक है। उसके आगे हम देखें पूर्णिया प्रमंडल। अब पूर्णिया प्रमंडल में कितने जिले समाहित है, 4 जिले समाहित है। वो जिले कौन कौन से हैं, किशनगंज है, अररिया है, पूर्णिया है और कटिहार है, ठीक है। यहां पर ये 4 जिले जो है ये समाहित है पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत। वहीं पर जो भागलपुर प्रमंडल है, यहाँ पर 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका, ठीक है। आगे देखें जो मुंगेर प्रमंडल है, यहां पर जिलों की संख्या है 6। ये भी सवाल आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। खगड़िया यहां पे समाहित है, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई, ठीक है। तो ये 6 जिले जो हैं ये किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, ये मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। वहीं पर देखें जो मगध प्रमंडल है, मगध प्रमंडल में कौन कौन से जिले समाहित है, तो मगध में औरंगाबाद आता है, अरवल, जहानाबाद, गया और नवादा, ये 5 जिले हैं जो मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। और 9वां प्रमंडल कौन सा है, 9वां प्रमंडल है पटना प्रमंडल। यहां पर देखा जाए जिलों की संख्या है 6। वो 6 जिले कौन कौन से हैं पटना प्रमंडल के अंतर्गत, तो कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा, ये 6 जिले हैं जो समाहित है पटना प्रमंडल के अंतर्गत। तो यहां पर हमने 38 जिलों को भी देख लिया, और वो जिले किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं उनको भी हमने देख लिया। नवीनतम जिला कौन सा है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आइए चलिए आगे चलते हैं, कुछ अन्य बातों पर भी चर्चा करते हैं। उसके पहले देखें तो पूर्व से पश्चिम लंबाई देख लेते हैं। पूर्व से पश्चिम, अगर बिहार की बात करें तो पूर्व से पश्चिम यानी कि इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन की बात कर ले, ये पूर्व है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक। ईस्ट और वेस्ट में देखा जाए तो ईस्ट वेस्ट की लंबाई कितनी है, तो ईस्ट वेस्ट की लंबाई देखें तो 483 किलोमीटर है। यानी कि बिहार अगर जो लंबाई देखें तो 483 किलोमीटर लंबाई है। और चौड़ाई की बात कर ले यानी कि उत्तर से दक्षिण की, ठीक है, इसकी बात कर लें, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक। इसकी हम बात करें तो ये कितना है, 345 किलोमीटर। कितना, 345 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, ठीक है। यहां पर हमने इसकी चर्चा कर ली। अब एक चीज और हम देख लेते हैं जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, ठीक है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। अब अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को कैसे हम समझेंगे, तो इसके लिए देखा जाए यहां पर एक मैप है अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, ठीक है। ये जो इस तरीके से लाइन खींची जाती है ना, ये अक्षांश है और ये देशांतर वाली लाइन है, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज याद रख सकते हैं, जैसे आप कभी अपने दोस्त से आपकी बहस हो गई तो उससे आप एक चीज कहते हैं कि ज्यादा 3-5 मत करो, ठीक है। अब 3-5 ना करो तो इस 3-5 से आप याद रख सकते हैं कि जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है उसमें डिफरेंस जो है वो 3 और 5 का ही है। अब आइए इससे याद करना आपको आसान हो जाएगा। यहां पे आप देखें तो जो अक्षांशीय विस्तार है ये 24 अंश 20 मिनट से लेकर 27 अंश 31 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच अवस्थित है। और 24 और 27 के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, ठीक है। लगभग 3 का डिफरेंस यहाँ पर है। आगे जो पॉइंट में पॉइंट की बात नहीं कर रहा, लेकिन 24 और 27 में 3 का डिफरेंस। और उसी तरह यहाँ पर देखा जाए देशांतरीय विस्तार की बात कर ले तो 83 अंश 19 मिनट ईस्ट से लेकर 88 अंश 17 मिनट ईस्ट तक, ठीक है, ये देशांतरीय विस्तार है। और यहाँ पर डिफरेंस कितना हो जा रहा है, लगभग 5 का डिफरेंस हो जा रहा है। तो वो 3-5 का जो मैंने आपको बताया ना कि आप अपने दोस्त से कहते हैं ज्यादा 3-5 ना करो मेरे सामने, तो वही 3-5 यहाँ पर डिफरेंस अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार समझने में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और लंबाई चौड़ाई तो मैंने आपको बता ही दी। बिहार का जो आकार है वो आयताकार है। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान, 38 जिले, 9 प्रमंडल, प्रमंडलों को भी हमने देख लिया, जिलों को भी हमने देख लिया। यहां पर देखा जाए राजधानी पटना है, ठीक है, राजधानी क्या है, राजधानी पटना है।
और देखा जाए तो पाटन देवी के नाम पर पटना का नाम पटना पड़ा था। ठीक है, चलिए आगे कुछ पॉइंट पर और हम बात कर लेते हैं। बिहार के कुछ राजकीय प्रतीकों के बारे में चर्चा कर लें तो जो बिहार का राजकीय चिन्ह है वो क्या है? बोधि वृक्ष है। राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष यहाँ का राजकीय चिन्ह है। राजकीय पशु क्या है बिहार का? तो बैल राजकीय पशु है। और राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल का वृक्ष जो है, पीपल जो है ये राजकीय वृक्ष है बिहार का। ठीक है, उसी प्रकार देखा जाए तो राजकीय पक्षी कौन सा है? राजकीय पक्षी है गौरैया। एक चीज आप कमेंट करके बताएं कि गौरैया अन्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की राजकीय पक्षी है, ये आप कमेंट में बताएं। और गौरैया दिवस कब मनाया जाता है ये भी आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, आगे देखें तो राजकीय जलीय जीव कौन सा है बिहार का? तो बिहार का राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया गंगेय डॉल्फिन को। और सवाल आपसे अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में कि जो डॉल्फिन दिवस है, डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है ये प्रश्न भी मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूं, इसको आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे। आगे हम देखें राजकीय पुष्प क्या है बिहार का? तो राजकीय पुष्प है गेंदा। और राजकीय मछली कौन सी है? तो राजकीय मछली है मांगुर। मांगुर को बिहार में राजकीय मछली घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखें बिहार का राज्य गीत कौन सा है? तो बिहार का राज्य गीत है मेरे भारत के कंठ हार बिहार तुझको सत सत वंदन। ठीक है, मेरे भारत के कंठ हार बिहार तुझको सत सत वंदन, ये गीत है, राजकीय गीत है बिहार का। और इसको देखा जाए तो 2012 में आधिकारिक रूप से इसको राजकीय गीत घोषित किया गया था। इसके लेखक कौन है? तो सत्यनारायण इसके लेखक है। श्री सत्यनारायण इस गीत के लेखक हैं। और इस गीत को देखा जाए तो संगीतबद्ध किसके द्वारा किया गया था? तो हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा के द्वारा इस गीत को देखा जाए तो संगीतबद्ध किया गया था। तो ये कुछ प्रतीक हैं, इन प्रतीकों से भी सवाल आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते रहे हैं। बीपीएससी बिहार स्पेशल में यहां से सवाल आते रहे हैं। वो आप बीपीएससी देने जा रहे हैं या टेरी 4 का एग्जाम देने जा रहे हैं या कोई अन्य एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर इन सबसे संबंधित सवाल आपसे बेसिक जो सवाल होते हैं वो पूछे जाते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके परीक्षा में आ चुके हैं, उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया है और बताने का भी प्रयास किया है। तो अरवल सबसे नया जिला है। 38वां जिला कौन सा है? सबसे नवीनतम जिला कौन सा है? तो अरवल सबसे नवीनतम जिला है। ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा कर रखिएगा कि अरवल जो है ये सबसे नवीनतम जिला है। ठीक है, और उसके बाद देखा जाए तो 20 अगस्त 2001 को ये जहानाबाद से अलग होकर 20 अगस्त 2001 को जहानाबाद से अलग होकर ये नया जिला बना था। ठीक है, चलिए आगे देखें झारखंड बनने से पूर्व कुल प्रमंडल की संख्या कितनी थी? अभी वर्तमान में देखें तो बिहार में प्रमंडल की संख्या है कितनी? बिहार में प्रमंडलों की संख्या है 9। ठीक है, 9 प्रमंडल है। ठीक, उसके बाद देखा जाए झारखंड बनने से पूर्व कितने प्रमंडल थे? तो झारखंड बनने से पूर्व प्रमंडलों की संख्या थी 13। ठीक है, और वहीं पर देखें तो झारखंड बनने से पहले कुल जिलों की संख्या कितनी थी बिहार में? झारखंड बनने से पहले जिलों की संख्या थी 55। कितने जिले थे बिहार में? 55 थे। ये सवाल आ चुका है। ठीक है, आगे देखा जाए झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था। इस नए राज्य में 18 जिले और 45.85% भूभाग शामिल किया गया था। ठीक है, जब झारखंड को बिहार से अलग किया गया तो 18 जिले अलग किए गए और बिहार का जो टोटल एरिया था उसका 45.85% एरिया भी अलग करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। अब यहां पर एक चीज बेसिक जानने वाली बात यह है कि जो बिहार के प्रमंडल है, ठीक है, बिहार के जो प्रमंडल है, अगर गंगा नदी को देखा जाए तो बिहार को 2 हिस्सों में गंगा नदी डिवाइड करती है। गंगा नदी बिहार को 2 हिस्सों में विभाजित करती है और 2 हिस्सों में विभाजित करने के बाद देखा जाए उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, तो जो उत्तरी बिहार है इसमें प्रमंडलों की संख्या कितनी है? उत्तरी बिहार में प्रमंडलों की संख्या है 5 और दक्षिणी बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो दक्षिणी बिहार में प्रमंडलों की संख्या है 4। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। चलिए अब कुछ बेसिक चीजें और हैं उनको भी जान लेते हैं। सबसे पहले यहां पर हम चर्चा करें कि जो एक टर्म होता है, आपसे परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं कि बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। ये बेसिक चीजें होती हैं, मैपिंग से जब आप करते हैं तो ये बेसिक चीजें होती हैं। आइए उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो बिहार का क्षेत्रफल इत्यादि तो मैंने आपको बता ही दिया। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? ठीक है, यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं नॉर्थ, ठीक है, सॉरी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक, अब यहां पर देखा जाए सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो किशनगंज जो है ये बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। किशनगंज बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। वहीं पर अगर हम देखें सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो सबसे पश्चिमी जिला है कैमूर। ठीक है, कैमूर सबसे पश्चिमी जिला है। सबसे दक्षिणी जिले की बात कर लें, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो सबसे दक्षिणी जिला है गया। ठीक है, गया जो है ये सबसे दक्षिणी जिला है। और वहीं पर सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण जो है ये सबसे उत्तरी जिला है।
सबसे नॉर्थ में कौन सा जिला है? तो सबसे नॉर्थ में देखा जाए तो पश्चिमी चंपारण अवस्थित है। सबसे बड़े जिले की बात कर लें कि सबसे बड़ा, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पटना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले जान लो पटना नहीं है बिहार का सबसे बड़ा जिला। सबसे बड़ा जिला कौन सा है बिहार का? सबसे बड़ा जिला है यहां पर देखा जाए तो पश्चिमी चंपारण, ये सबसे बड़ा जिला है। तो जो सबसे बड़ा जिला देख लिया, तो सबसे जो छोटा जिला है उसको भी जानना जरूरी है। अब सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला है आपका शिवहर। क्या है? शिवहर है सबसे छोटा जिला। ये पूर्वी चंपारण और पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में अवस्थित है शिवहर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे बड़ा जिला देख लिया, सबसे छोटा जिला देख लिया, सबसे पूर्वी देख लिया, सबसे दक्षिणी देख लिया, सबसे उत्तरी देख लिया और सबसे पश्चिमी जिला सारे देख लिए। एक सवाल और आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल कौन सा है? सबसे कम वर्षा वाले जिले कौन से हैं? ये भी आपसे पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? और यहां पर देखा जाए चाय की खेती भी होती है, तो किशनगंज जो है ये सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। बिहार का किशनगंज जो है ये सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। ठीक है, और वहीं पर देखा जाए सबसे कम वर्षा वाले जिले कौन से हैं? तो यहाँ पर जो गया, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास वाला क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती है। ठीक है, और सबसे गर्म जिला कौन सा है बिहार का? तो सबसे गर्म जिला है गया। ठीक है, गया जो है ये बिहार का सबसे दक्षिणी जिला भी है, सबसे गर्म जिला भी है, और देखा जाए तो सबसे कम वर्षा वाले जो जिले होते हैं उनमें बिहार का नाम शुमार है। ठीक है, सॉरी, गया का नाम शुमार है। तो यहाँ पर आप गया देख सकते हैं कि गया जो है ये सबसे गर्म जिला भी है, सबसे दक्षिणी जिला भी है, और देखा जाए तो वर्षा की मात्रा भी यहाँ पर कम होती है। तो थोड़ी बातें हमने यहाँ पे भी देखी, तो यहाँ पे हमने ये सब जान लिया। अब चलिए आगे कुछ और बातें करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज ये जान लो कि जो गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी ये बिहार के 12 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। अब वो 12 जिले कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। ठीक है, ये 12 जिले हैं। इन्हीं 12 जिलों से देखा जाए तो गंगा नदी होकर प्रवाहित होती है। सबसे ज्यादा जिलों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी गंगा नदी ही है। टोटल 12 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। यहां पर देखा जाए जैसे आप उत्तर प्रदेश में जब आप पढ़ते हैं यूपी में, ठीक है, तो यूपी में जब आप पढ़ते हैं तो एक चीज आप देखते हैं कि यूपी में बिजनौर से गंगा प्रवेश करती है और बलिया से निकल जाती है। उसी प्रकार अगर हम बिहार के बारे में बात कर लें तो बिहार में बक्सर से प्रवेश कर रही है गंगा और कटिहार से निकल जा रही है। ठीक है, बक्सर से प्रवेश करती है, कटिहार से गंगा निकल जा रही है। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। अब चलिए कुछ चीजें और हम देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको भी देखते हैं। वो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? सबसे पहले तो मैपिंग के माध्यम से यही जान लो, ठीक, ये मैंने बाउंड्री ड्रा कर दी बिहार की। अब बिहार की बाउंड्री ड्रॉ कर दी, तो बाउंड्री ड्रॉ करने के बाद आपको एक चीज पता चल गया कि बिहार देखा जाए तो तीन तरफ से भारतीय राज्यों से घिरा है और एक तरफ एक देश से घिरा है। उत्तर में देखा जाए तो बिहार की सीमा जो है वो नेपाल से लगती है, और अगर हम बात करें पश्चिम में तो पश्चिम में बिहार की सीमा यूपी से लगती है। ठीक है, अगर हम बात करें पूर्व में तो बिहार की सीमा ठीक पश्चिम बंगाल से लगती है। अगर हम दक्षिण की बात कर लें तो बिहार की सीमा किससे लगती है? झारखंड से लगती है। ठीक है, अब यहाँ पर सटे हुए जिले कौन से? उत्तर प्रदेश से सटे हुए जिले कौन से हैं? तो यहाँ पर देखें जो पश्चिमी चंपारण है, यहाँ पर देखें उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, गोपालगंज यूपी से लगा हुआ है, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास का कुछ हिस्सा जो है ये लगा हुआ है किससे? ये लगा हुआ है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो यहां पर जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए जिले हैं वो आपने देख लिया। अब झारखंड से कौन कौन से जिले हैं जिनकी सीमा लगती है, वो भी आपको देखना है कि झारखंड से कौन कौन से जिले हैं जिनकी सीमा लगती है। ठीक है, तो यहां पर झारखंड से जो लगे हुए जिले हैं उनको देखें तो रोहतास की सीमा लगती है झारखंड से, औरंगाबाद की सीमा झारखंड से लगती है, गया की सीमा झारखंड से लगती है, नवादा की सीमा झारखंड से लगती है, जमुई की सीमा झारखंड से लगती है, बांका की सीमा झारखंड से लगती है, भागलपुर और कटिहार की सीमा भी झारखंड से लगती है। ठीक है, तो यहां पर हमने इन जिलों को देख लिया जिनकी सीमा झारखंड से लगती है। तो झारखंड से सीमा लगने वाले जिलों की संख्या टोटल कितनी है? 8 है। कौन कौन से? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ये 8 जिले हैं जिनकी सीमा झारखंड से लगती है। सेम उसी प्रकार 8 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। वो कौन कौन से हैं? पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। अब देखते हैं पश्चिम बंगाल।
पश्चिम बंगाल से कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है, ये भी आइए देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर देखा जाए किशनगंज की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है, पूर्णिया की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है और कटिहार की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। यानी कि पश्चिम बंगाल से सीमा लगने वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या है 3। ठीक है, 3 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा देखा जाए पश्चिम बंगाल से लगती है। अब चलिए हम नेपाल की बात कर लेते हैं। अक्सर यूपी पीसीएस में भी ये सवाल पूछा जाता है कि नेपाल के साथ सटे हुए उत्तर प्रदेश के जिले कौन से हैं। वैसे ही बिहार पीसीएस में भी ये सवाल पूछा जाता है कि नेपाल के साथ सटे हुए बिहार के जिले कौन से हैं, तो ये आपको बताना होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कौन कौन से जिले हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है। तो पश्चिमी चंपारण की सीमा नेपाल से लगती है। किसकी सीमा? पश्चिमी चंपारण की सीमा नेपाल से लगती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पूर्वी चंपारण की सीमा नेपाल से लगती है, सीतामढ़ी की सीमा नेपाल से लगती है, मधुबनी की सीमा नेपाल से लगती है, सुपौल की सीमा भी नेपाल से लगती है, अररिया की सीमा भी नेपाल से लगती है और किशनगंज की सीमा भी नेपाल से लगती है। तो नेपाल से लगने वाले जिलों की संख्या टोटल कितनी है, अगर हम बात कर लें कितने जिले लगते हैं नेपाल से, तो यहां पर देखें 7 जिले ऐसे हैं बिहार के जिनकी सीमा लगती है नेपाल से। ठीक है, और वहीं पर अगर हम बात कर लें किशनगंज, ऐसा जिला जिसकी सीमा नेपाल के साथ भी लगती है और पश्चिम बंगाल के साथ भी लगती है, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, कटिहार, ऐसा जिला जिसकी सीमा पश्चिम बंगाल के साथ भी लगती है और देखा जाए तो झारखंड के साथ भी लगती है। ठीक है, वहीं पर रोहतास, ऐसा जिला जिसकी सीमा यूपी के साथ भी लगती है और झारखंड के साथ भी लगती है, ये भी आप याद रख सकते हैं। वहीं पर पश्चिमी चंपारण, ऐसा जिला जिसकी सीमा यूपी के साथ भी लगती है और नेपाल के साथ भी लगती है। तो ये सारी चीजें आपको कैसे तैयार होंगी, जब मैप देखेंगे, आप सोचेंगे, विचार करेंगे खुद से, तभी तो ये चीजें तैयार होंगी कि सबसे पूर्वी कौन सा है, सबसे उत्तरी कौन सा है, सबसे दक्षिणी कौन सा है और सबसे पश्चिमी कौन सा है, यूपी के साथ कौन से जिलों की सीमा लगती है, नेपाल के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है, कौन कौन से जिले हैं, पश्चिम बंगाल के साथ कौन से जिलों की सीमा लगती है, झारखंड के साथ कौन से जिलों की सीमा लगती है, पटना के साथ, इवन पटना के साथ ये भी पूछा जा चुका है कि पटना के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है। तो आइए वो भी देख लेते हैं। यहां पर देखा जाए पटना के साथ सीमा लगने वाले जिले, ठीक है, पटना के साथ सीमा कौन कौन से जिलों की लगती है वो देख लेते हैं। तो ये है आपका पटना। ठीक, ये है आपका पटना। यहां पर देखा जाए पटना से जहानाबाद की सीमा लग रही है, जहानाबाद की सीमा लग रही है, अरवल, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय और नालंदा। ठीक है, तो ये जिले हैं, इनकी सीमा लगती है पटना से। तो ये भी आपने देख लिया, ये सारी चीजें आपने मैप से देख लिया। अब मैप से तो मैंने बता दिया आपको, मैप आपने देखा, आपने समझ में आया आपको कि हाँ मैप से सर ने करा दिया। अब चीजें आपके पास रिटन फॉर्मेट में होगी तो आप रिवीजन करने के लिए आपको आसानी होगी। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, अब तक जितना लेक्चर लिया, जो पॉइंट बताए, उसमें मैंने आपको समझाने के उद्देश्य से शुरुआती जो 20-25 मिनट था वो मैंने समझाने पे लिया, ताकि एक बेसिक मैप की जो जानकारी वो आपको हो जाए। इसके बाद हम सीधे अब रनिंग मैटर पर चलेंगे और रनिंग मैटर में जो हमारी पीपीटी होगी उसमें चीजें रिटन फॉर्मेट में होगी, ताकि आपको रिवीजन करने में भी आसानी हो, और जो आपको हार्ड कॉपी दिया जाएगा उनसे लिए हुए मैटर अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो उसमें देखें, सबसे पहले स्टार्ट करते जो बेसिक जानकारी है, बेसिक चीजें हैं, बेसिक से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे और पहली क्लास जो है ये हमारी बेसिक्स पर ही है। ठीक है, तो बिहार देखा जाए, बिहार राज्य का नाम बिहार है। ये संभवतः देखा जाए बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण इसका नाम बिहार पड़ा, और ये 45वीं बीपीएससी जो हुई थी उसमें पूछा गया था ये सवाल कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, तो बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण बिहार का नाम बिहार पड़ा था। बिहार की राजधानी क्या है, तो बिहार की राजधानी पटना है। और स्थापना दिवस बात कर ले, बिहार स्थापना दिवस हर साल कब मनाते हैं, तो बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इस बार देखें तो 2025 में ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि 2025 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो 113वां स्थापना दिवस इस बार मनाया गया था। ठीक है, 113वां स्थापना दिवस 2025 में सेलिब्रेट किया गया। अब आइए चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो स्थापना है, बिहार अस्तित्व में कैसे आया, अब आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इतिहास में यहां से सवाल आपके पूछा जा चुका है कई बार, और यही पूछ लेता है कि बिहार देखा जाए, बिहार राज्य को अलग कब किया गया। आप 63rd बीपीएससी उठाइए, 64 बीपीएससी उठाइए, 65 बीपीएससी का उठाइए, 66, 67, 70 बीपीएससी तक के सवाल आप देख लीजिए। हर बार 2-3 सवाल ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, जैसे जो बाबू कुंवर सिंह है, कुंवर सिंह से सवाल पूछा ही जाना है, फिक्स है कि वहां से सवाल आना ही आना है। वो सवाल किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के पूछे आपसे, हर साल एक सवाल ऐसा होता है कि बाबू कुंवर सिंह से रिलेटेड पूछा ही जाना है। आप कितना भी पीवाई की उठा के देखना चाहे देख लीजिए, बिहार का कोई भी सवाल है अगर जो इतिहास पूछा जा रहा है तो बाबू कुंवर सिंह से रिलेटेड, आरा से रिलेटेड सवाल आना ही आना है। उसी प्रकार देखा जाए जो बिहार स्थापना दिवस है,
बिहार स्थापना दिवस के संदर्भ में बिहार स्थापना दिवस या बिहार स्थापना के संदर्भ में देखा जाए तो बार बार आपसे सवाल पूछे ही गए हैं एग्जाम में। अब जब पूछे गए हैं तो उन चीजों को डिटेल में पढ़ लेते ताकि वो कैसे भी घुमा फिरा के पूछे तो आपके सारे सवाल टैकल हो जाए। ठीक है, तो चर्चा करते हैं। तो 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम के द्वारा हुई थी। ठीक है, दिल्ली दरबार जब लगा था, ठीक है, और इसी दिल्ली दरबार में देखा जाए तो जॉर्ज पंचम के द्वारा 12 दिसंबर 1911 को बंगाल से अलग कर बिहार एक नए राज्य के रूप में बनाने के लिए घोषणा की गई थी। ठीक है, आगे देखें। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा, वर्तमान जो उड़ीसा जिसको आप कहते हैं, उस टाइम उड़ीसा कहा जाता था, अब तो आप ओडिशा कहते हैं। ठीक है, तो 22 मार्च 1912 को बिहार एवं ओडिशा संयुक्त प्रांत के गठन की घोषणा विधिवत रूप से की गई। इससे पूर्व बिहार अविभाजित बंगाल का ही भाग था। ठीक है, इससे पहले क्या था, जो बिहार है, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, ये सब एक ही में था। लेकिन आधिकारिक रूप से देखा जाए जो विधिवत घोषणा हुई वो 22 मार्च 1912 को हुई। इसी वजह से देखा जाए तो 22 मार्च का जो दिन होता है ना, उसको बिहार दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आगे हम देखें, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने भारत सरकार अधिनियम 1912 के माध्यम से बिहार एवं उड़ीसा प्रांत की सीमाओं के साथ निर्माण के संबंध में अंतिम औपचारिक घोषणा की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना कि जो बिहार बंगाल से अलग हुआ था वो किस अधिनियम के तहत देखा जाए अलग हुआ था, पृथक हुआ था, तो भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम। आगे हम बात करें, वर्ष 1912 से पूर्व बिहार ग्रेटर बंगाल के एक हिस्से के रूप में एक उपराज्यपाल और कलकत्ता में उनके सचिवालय द्वारा शासित होता था। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट पर चर्चा कर ले। तो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार और उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आया था। और यह सवाल देखा जाए तो 70वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि जो बंगाल है कि बंगाल से पृथक होकर बिहार स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया, एक प्रांत के रूप में अस्तित्व में कब आया था। ठीक है, ये 70वीं बीपीएससी में पूछा गया था सवाल। चलिए आगे देखते हैं। 28 मार्च 1936 को देखा जाए तो बिहार के लिए पृथक विधान परिषद के गठन का आदेश पारित किया गया। बिहार के लिए पृथक विधान परिषद के गठन का आदेश कब पारित किया गया था, 28 मार्च 1936 को पारित किया गया था। और यहीं पर देखा जाए तो 1 अप्रैल 1936 को 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा दोनों को अलग अलग राज्य के रूप में कर दिया गया। ठीक है, दोनों को अलग अलग राज्य के रूप में दोनों अस्तित्व में आए। जो बिहार उड़ीसा था, पहले देखा जाए तो बंगाल था, संयुक्त बंगाल, फिर उसको अलग किया गया, बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिए बंगाल से। अब बिहार उड़ीसा को 1912 में अलग कर दिए, फिर 1936 आता है तो 1936 में क्या होता है कि उड़ीसा और बिहार को अलग कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखा जाए 25 अप्रैल सन 2000 को पृथक राज्य झारखंड के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक सन 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है, यहां पर देखा जाए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक सन 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई 25 अप्रैल सन 2000 को झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए। यहां हम बात कर ले तो 2 अगस्त सन 2000 को लोकसभा में व 11 अगस्त सन 2000 को राज्यसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक सन 2000 पारित कर दिया गया। ठीक है, और यहां पर हम एक पॉइंट और देख लें तो 25 अगस्त सन 2000 को, ये डेट याद रखिएगा, 25 अगस्त सन 2000 को विधेयक पर तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे के आर नारायणन के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई और बिहार के 2 हिस्से कर दिए गए। ठीक है, बिहार के 2 हिस्से कर दिए गए और अस्तित्व में कब आया झारखंड, यहां पर चर्चा करें तो 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। ये डेट याद रखिएगा, 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड जो था वो एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। ठीक है, अब चलिए यहां पर चर्चा करते हैं कुछ अन्य पॉइंट की। सबसे पहले उच्च न्यायालय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक, उच्च न्यायालय देखा जाए, जो उच्च न्यायालय है बिहार का पटना उच्च न्यायालय, यहां पर देखा जाए उसके बारे में संदर्भ में चर्चा करते हैं। तो पटना उच्च न्यायालय भवन की आधारशिला जो है वो 1 दिसंबर 1913 को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा रखी गई थी। किसके द्वारा रखी गई थी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा रखी गई थी। और आधारशिला कब रखी गई, डेट याद रखना, तो 1 दिसंबर 1913 को रखी गई थी। बिहार डेट से प्रेम करता है, जो दिनांक होते हैं ना, बिहार उससे प्रेम करता है बीपीएससी, और बार बार आपसे डेट से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उच्च न्यायालय का उद्घाटन 3 फरवरी 1916 को किया गया था। यह भी डेट याद रखना है आपको कि उच्च न्यायालय का जो पटना हाईकोर्ट है इसका उद्घाटन कब किया गया, इसका उद्घाटन 3 फरवरी 1916 को किया गया था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 को कटक खंडपीठ के रूप में की गई थी। ठीक है, 9 फरवरी 1916 को यहां पर देखा जाए कटक
खंडपीठ के रूप में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं जो बेसिक्स, जो मैंने अभी आपको पहले बताया, स्टार्टिंग जो हमने की थी, जो शुरुआती चीजें, सामान्य परिचय आपको बताया बिहार का, उसी सामान्य परिचय को अब हम लोग एक देखा जाए तो चार्ट के माध्यम से टेबल के फॉर्मेट में देखने का प्रयास करते हैं, और ये आपको रिवीजन के लिए भी मिल जाएगा ताकि आपको रिवीजन करने में और भी आसानी हो। ठीक है, चलिए यहां पर बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है, ठीक, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक के पश्चात, जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक आया था ना, उसके बाद देखा जाए लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग किया गया। और उसके बाद हम चर्चा कर ले भारत का 12वां राज्य, ठीक है, 12वां सबसे बड़ा राज्य, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से 13वां स्थान लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करने के पश्चात। अगर जो देखा जाए लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को सम्मिलित कर लिया जाता है तो राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में देखें समग्र रूप से 13वें स्थान पर है। ठीक है, और अगर वैसे हम बात करें सबसे बड़े राज्यों में तो 12वां स्थान है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं जनसंख्या की दृष्टि से, तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए बिहार का स्थान कौन सा है, तीसरा है, मैंने आपको बता दिया था। पहला और दूसरा का किसका है, तो पहला है यूपी का और दूसरा है महाराष्ट्र का। ठीक है, महाराष्ट्र का स्थान है। आगे देखें राजकीय भाषा क्या है बिहार की, बिहार की राजकीय भाषा है हिंदी, और बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा क्या है, बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा है उर्दू। ठीक है, वहीं पर राजकीय प्रतीक देख लेते, तो राजकीय प्रतीक कौन कौन से, राजकीय वृक्ष के बारे में मैंने आपको बताया है कि राजकीय वृक्ष कौन सा है, पीपल राजकीय वृक्ष है। राजकीय पुष्प कौन सा है, गेंदा है। और वहीं पर देखा जाए तो राजकीय पशु कौन सा है, राजकीय पशु बैल को घोषित किया गया है। सन 2013 से पहले क्या था, सन 2013 से पहले रीछ था, रीछ, भालू की एक प्रजाति होती है रीछ। ठीक है, उसके बाद देखें राजकीय पक्षी क्या है, तो राजकीय पक्षी है स्पैरो, गौरैया। गौरैया जो है ये राजकीय पक्षी, और गौरैया से पहले कौन था, गौरैया से पहले भी राजकीय पक्षी होती थी नीलकंठ। नीलकंठ जो था वो गौरैया से पहले देखा जाए तो बिहार का राजकीय पक्षी था। अब हम चर्चा करते हैं भौगोलिक परिदृश्य, वो तो हमने राजकीय चिन्हों के बारे में देख लिया। भौगोलिक परिदृश्य में देखें तो वही बात जो मैंने आपको बताई थी, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, 3-5 ना करो ज्यादा, उसको आपको याद रखना है, अपने दिमाग में रखना है। डिफरेंस आप निकालेंगे, आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं याद रहा फिर भी आप देखेंगे तो यहां आपसे सॉल्व हो जाएगा। देख लेते हैं यहां पर सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार देखते हैं बिहार का। तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 24 अंश 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 अंश 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश के बीच अवस्थित है बिहार। देशांतरीय विस्तार की चर्चा करें तो देशांतरीय विस्तार देखा जाए यहां पर तो 83 अंश 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से लेकर 88 अंश 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है बिहार। ठीक है, बिहार के कुल क्षेत्रफल की बात कर लें तो यहां पर देखा जाए कुल क्षेत्रफल बिहार का कितना है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यहां पे मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का कुल क्षेत्रफल है। शहरी क्षेत्रफल देखें, शहरी एरिया कितना है बिहार का, तो बिहार का जो शहरी क्षेत्रफल है वो 1095.49 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1095.49 वर्ग किलोमीटर बिहार का शहरी क्षेत्रफल है। और वहीं पर आगे हम चर्चा करें ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है बिहार का, तो बिहार का जो ग्रामीण क्षेत्रफल है वो है 92,257.51 वर्ग किलोमीटर, ये है बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए आगे हम चर्चा करें लंबाई के बारे में बात कर ले, यानी कि उत्तर से दक्षिण लंबाई बिहार की कितनी है, तो ये कितनी है यहां पर देखा जाए 13, यहां पर बात कर ले 345 किलोमीटर। ठीक है, कितना, 345 किलोमीटर। और वहीं पर अगर हम बात कर लें चौड़ाई, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई की बात कर ले तो ये कितनी है, 483 किलोमीटर। ठीक है, 483 किलोमीटर। और वहीं पर समुद्र तल से ऊंचाई देखा जाए तो जो समुद्र तल से ऊंचाई मापी जाती है ना, ये चेन्नई को माना जाता है बेस, चेन्नई को आधार माना जाता है, और उसी के आधार पर देखा जाए तो मापा जाता है समुद्र तल से ऊंचाई। जो चेन्नई का समुद्र तल है उसी चेन्नई के समुद्र तल को आधार माना जाता है, और उसी के आधार पर देखा जाए तो डिसाइड किया जाता है समुद्र तल से ऊंचाई। तो यहाँ समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो कितनी है, समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट है। कितनी, 173 फीट है। सामान्य वर्षण की बात कर ले, जो बिहार में सामान्य वर्षा होती है वो कितनी होती है, यहां पर बात करें तो 1205 मिलीमीटर वर्षा होती है सामान्य रूप से बिहार में। ठीक है, और औसत वर्षा के दिन कितने हैं, औसत वार्षिक वर्षा जो होती है वो कितने दिनों तक होती रहती है औसत वर्षा, यहां पर बात कर ले तो 52.5 दिन, एक वर्ष में लगभग 52.5 दिन वर्षा होती है बिहार में औसत रूप से। ठीक है, चलिए अब अवस्थिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बिहार की अवस्थिति, यहां पर हमने प्रतीक चिन्हों के बारे में देखा, भौगोलिक परिदृश्य भी देख लिया, अवस्थिति के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, बिहार की अवस्थिति, बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, बिहार जो है ये भारत के पूर्वी भाग में स्थित है,
और एक भू आवेष्टित राज्य भी है, लैंडलॉक देखा जाए स्टेट है यहाँ पर, ठीक है। इसके उत्तर में नेपाल देश अवस्थित है, मैंने आपको मैप में बता भी दिया। दक्षिण में देखें झारखंड अवस्थित है, पूर्व में पश्चिम बंगाल अवस्थित है और पश्चिम में देखें तो उत्तर प्रदेश अवस्थित है। ये चीजें मैंने आपको बता दी है पहले ही, ठीक है। एक पॉइंट आप यहां पर याद रख सकते हैं कि बिहार नेपाल संयुक्त अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 729 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जो देखा जाए यहां पे हमने देख लिया, यहां पे हमने देखा लंबाई के बारे में कि 729 किलोमीटर की लंबाई है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं प्रशासनिक परिदृश्य के बारे में। प्रशासनिक परिदृश्य भी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। देखा जाए तो वर्तमान में राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल है बिहार के। मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। उसी प्रकार उप मुख्यमंत्री की बात कर लें तो उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, ठीक है। विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं। प्रमंडल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, 9 प्रमंडल, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर, ये टोटल 9 प्रमंडल है। इन प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, किस प्रमंडल में कितने जिले सम्मिलित हैं, ये सारी बातें मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी है, ठीक है। सबसे बड़े जिले की बात कर ले तो यहां पर देखा जाए सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल के अनुसार देखें सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण है क्षेत्रफल में। अगर जनसंख्या के बारे में बात कर ले तो जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या के मामले में पटना जो है ये सबसे बड़ा जिला है। अनुमंडल कितने हैं पूरे बिहार में देखा जाए तो अनुमंडलों की संख्या 101, सामुदायिक विकास खंड की संख्या है 533। पंचायत बिहार में कितने हैं, तो बिहार में पंचायतों की संख्या देखा जाए तो पंचायतों की संख्या है 8,453। उसी प्रकार से राजस्व ग्राम की संख्या कितनी है, राजस्व ग्राम की संख्या है 45,103। जिले कितने हैं, 38। 38वां जिला कौन सा है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि अरवल जो था वो जहानाबाद से अलग होकर 38वां जिला बना था। यहां पर देखें तो नगरीय संकुल कितने हैं, 14 नगरीय संकुल है बिहार में। नगरों की संख्या कितनी है बिहार में टोटल, यहां पर देखें तो 199 नगर है। पुलिस थानों की संख्या कितनी है बिहार में, तो 853 पुलिस चौकियां हैं, मतलब पुलिस थाने हैं। पुलिस जिले कितने हैं बिहार में, तो बिहार में देखा जाए पुलिस जिलों की संख्या है 44। यहां पर देखें तो 40 सिविल जिले हैं, 40 यहां पर देखा जाए सेल पुलिस के जिले हैं और रेलवे पुलिस के 4 जिले हैं, ठीक है। महानगर कितने हैं बिहार में, तो महानगर की संख्या 1, वो कौन सा है, पटना है। नगर निगम की संख्या कितनी है बिहार में, तो नगर निगम की संख्या है यहां पर बात करें तो 19 नगर निगम है। कौन कौन से हैं, पटना, गया, आरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार, बिहार शरीफ, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा, छपरा, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सासाराम और सहरसा, ये है महानगर, ठीक है, सॉरी नगर निगम, ठीक है, नगर निगम है बिहार के। अब हम विधानमंडलों के बारे में बात कर ले, विधानमंडल के बारे में चर्चा करें तो यहां पर देखा जाए बिहार में द्विसदनीय विधानमंडल है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों पाए जाते हैं बिहार में, ठीक है। तो यहां पर देखें सबसे पहले चर्चा करते हैं विधानसभा की सीटें। विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, विधानसभा में देखा जाए तो 243 सीटें हैं। कितनी, 243 सीटें हैं विधानसभा में। आगे हम बात करें अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें कितनी है, तो अनुसूचित जाति हेतु यानी कि एससी के लिए 38 सीटें आरक्षित है और 2 सीटें आरक्षित है अनुसूचित जनजाति हेतु, ठीक है। वो 2 सीटें कौन कौन सी हैं, इनको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। कटोरिया और मनिहारी, कटोरिया और मनिहारी जो है ये 2 सीटें आरक्षित है एसटी के लिए, ठीक है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है, ये आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है, वहां ऑप्शन दे रखा था 74, 75, 76, 77, तो आपका सही आंसर क्या है, 75, ठीक है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी, लोकसभा में बिहार से कितने सदस्य चुन के जाते हैं, तो 40 सदस्य बिहार से चुन के जाते हैं, ठीक है। चलो आगे हम बात कर ले, लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित कितनी सीटें हैं, 6 सीटें हैं जो आरक्षित हैं लोकसभा में। कौन कौन सी सीट आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए, तो गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम, ये 6 सीटें ऐसी हैं जो लोकसभा में एससी के लिए बिहार में आरक्षित की गई हैं। आगे देखें राज्यसभा में कितने सदस्य बिहार से चुन के जाते हैं, 16 सदस्य चुन के जाते हैं। यहां पर देखा जाए तो पटना सचिवालय का निर्माण देखा जाए तो पटना सचिवालय का निर्माण वर्ष 1913 से 17 के बीच में किया गया था। पटना सचिवालय के जो वास्तुकार थे वो कौन थे, जोसेफ मुनिंगस, ये वास्तुकार थे पटना सचिवालय का। और पटना सचिवालय के निर्माणकर्ता मार्टिन बर्न, क्या नाम था इनका, मार्टिन बर्न, ये निर्माणकर्ता थे, ठीक है। तो ये आपको याद रख सकते हैं, बेसिक चीजें हैं। अब चलिए राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन से हैं, 3 राज्य स्पर्श करते हैं। झारखंड से किन जिलों की सीमा लगती है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार की सीमा झारखंड के साथ लगती है, ठीक है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान,
गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण की सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल के साथ देखें तो कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज की सीमा, और नेपाल के साथ तो सीमा लगती ही है। नेपाल से सटे जिले कौन कौन से हैं उनको भी आप देख लीजिए यहाँ पर। नेपाल से सटे जिले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज की सीमा जो लगती है वो नेपाल के साथ लगती है। भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार कितना प्रतिशत है ये भी मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया। यहाँ पर देखें तो 2.86% है। ठीक है, आगे हम चर्चा कर ले 2023 का जो ISFR रिपोर्ट आया था उसके अनुसार देखें तो कुल वन बिहार के क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है। यहां पर बात करें तो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 8.0%, यानी कि 8% हिस्सा जो है ये पाया जाता है वन। ठीक है, चलिए जलवायु यहां किस प्रकार की पाई जाती है बिहार में, तो मानसूनी जलवायु पाई जाती है। सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है, 12 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। ठीक, सबसे गर्म कुंड कौन सा है, ब्रह्मकुंड यहाँ का बिहार का सबसे गर्म कुंड है। सबसे सर्वाधिक पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी, यहां पर जो सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, यहां पर देखा जाए सर्व प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, चावल है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले कौन से घटते क्रम में, अगर देखें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, उसके बाद स्थान आता है किसका, गया का, और तीसरे नंबर पर देखें तीसरा स्थान है पूर्वी चंपारण का। ठीक है, आगे देखें सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटा जिला है शिवहर। शिवहर के बाद दूसरा स्थान आता है अरवल का, शिवहर से थोड़ा सा बड़ा है अरवल, और अरवल से बड़ा है शेखपुरा। अब आगे चलिए हम जनसंख्या 2011 के अनुसार कुछ पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं। तो बिहार की जनसंख्या देख लेते हैं। बिहार की कुल जनसंख्या कितनी, लगभग 10 करोड़ 41 लाख यहाँ की जनसंख्या है। देश की जनसंख्या का लगभग 8.60% बिहार में पाया जाता है, ये पॉइंट आप जानते हैं। पुरुष जनसंख्या कितनी है यहां पर देखा जाए तो 5,42,78,157 पुरुष पाए गए बिहार में जनसंख्या 2011 के अनुसार। महिला जनसंख्या कितनी है यहां पर देखा जाए तो 4,98,61,295 महिला जनसंख्या। जनघनत्व के बारे में चर्चा कर ले तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर का जो एरिया है उस एरिया में देखें तो 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। और यही सवाल आपके यूपीपीसीएस आरओ में पूछा गया था, जिसका उत्तर आयोग ने गलत दिया, बिहार की जगह उत्तर प्रदेश मान लिया, और वो सवाल गलत है। देखा जाए तो बिहार जनघनत्व के मामले में शीर्ष स्थान पर है और 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में यहां जनघनत्व पाया जाता है। जनसंख्या वृद्धि की बात कर ले यहां पर, तो जनसंख्या वृद्धि का जो दर है वो कितना है यहां पर, तो दशकीय वृद्धि 25.42% है। ठीक है, 25.42% है। आगे देखें लिंगानुपात की बात कर ले तो 918, और शिशु लिंगानुपात कितना है तो 935, यानी कि अगर हम लिंगानुपात के बारे में बात कर ले कि पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी, तो 918 है 2011 की जनगणना के अनुसार, और वहीं पर शिशु लिंगानुपात जो था वो 935, यानी कि जो मतलब लड़के हैं, ठीक है लड़के हैं 1000 लड़कों पे लड़कियों की संख्या कितनी है तो 935 है। साक्षरता दर की बात कर ले तो साक्षरता दर कितना है 61.80% साक्षरता दर है कुल साक्षरता। पुरुष साक्षरता कितनी है, पुरुष साक्षरता है 71.20% है पुरुष साक्षरता। महिला साक्षरता कितनी है, महिला साक्षरता है 51.5%। ठीक है, अब यहां पर इन तीनों को आप एक दूसरे से रिलेट भी कर सकते हैं। कैसे रिलेट कर सकते हैं, महिला साक्षरता सबसे कम, फिर उसके बाद आपको पुरुष साक्षरता कुल साक्षरता रखनी है, फिर पुरुष साक्षरता 51, 61, 71, 10-10 का अंतर है ना, तो इनको आपस में आप रिलेट कर सकते हैं। चलिए ग्रामीण साक्षरता की बात कर ले तो 59.78% यहां पर देखा जाए कुल ग्रामीण साक्षरता है, जिसमें पुरुष साक्षरता कितनी है, पुरुष ग्रामीण साक्षरता कितनी है 69.67%, और महिला साक्षरता जो ग्रामीण स्तर पर देखें तो 49% महिलाएं ग्रामीण स्तर पर साक्षर है। शहरी साक्षरता की बात कर ले तो यहां पर देखें शहरी साक्षरता कितनी है 76.86% शहरी साक्षरता है, जिसमें पुरुष जो शहरी पुरुष हैं उनकी साक्षरता दर कितनी है तो 82.56% जो पुरुष हैं शहरों में जो निवास करते हैं वो साक्षर है, और 70.49% महिलाएं जो शहरों में रहती हैं वो साक्षर है। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या की बात कर रहे तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है यहाँ पर 88.71%, जो बिहार की कुल जनसंख्या है उसका 88.71% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। और शहरी जनसंख्या, कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या को आप माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो शहरी जनसंख्या है। शहरी जनसंख्या कितनी है 11.29%। ठीक है, 11.29% यहां पर देखा जाए तो शहरी जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले कौन से हैं, तो यहां पर देखा जाए सबसे ज्यादा जनसंख्या है पटना की, पटना के बाद दूसरा स्थान आता है पूर्वी चंपारण का, और तीसरा स्थान आता है मुजफ्फरपुर का। ठीक है,
न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? न्यूनतम जनसंख्या जहां पर सबसे कम जनसंख्या निवास करती है, शेखपुरा पहले स्थान पर है, दूसरा स्थान शिवहर का है और तीसरा स्थान अरवल का है। ठीक है, उसी प्रकार देखें तो सर्वाधिक घनत्व वाले जिले कौन से हैं? सबसे ज्यादा घनत्व वाले, यानी कि एक देखा जाए तो 1 किलोमीटर की एरिया में कितने लोग निवास करते हैं, उस मामले में देखें तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला पहले स्थान पर कौन है? शिवहर है। दूसरे स्थान पर देखें तो पटना और तीसरे स्थान पर दरभंगा का स्थान आता है। शिवहर में देखा जाए तो 1 किलोमीटर एरिया में 1880 लोग निवास करते हैं। वहीं पर पटना की बात कर ले तो 1 किलोमीटर एरिया में देखा जाए तो 1823 लोग निवास करते हैं और दरभंगा में देखें तो 1728 लोग निवास करते हैं। ठीक है, आगे हम बात कर ले न्यूनतम जनघनत्व वाले 3 जिले कौन से हैं, यानी कि 1 किलोमीटर एरिया में कहां पर न्यूनतम जनघनत्व पाया जाता है? तो कैमूर में सबसे कम जनघनत्व पाया जाता है। देखा जाए 488 लोग निवास करते हैं 1 किलोमीटर की एरिया में। ठीक है, आगे देखें जमुई देखा जाए दूसरे स्थान पर है 568 पर, यहाँ लोग 568 लोग निवास करते हैं। तीसरा स्थान है बांका का, बांका में देखा जाए तो 674 लोग निवास करते हैं। सेम उसी प्रकार हम बात कर ले सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से? सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या बात कर ले, यहाँ पर 3 जिले शीर्ष कौन कौन से हैं? गोपालगंज। ये सवाल आपके पीवाईक्यू में आ चुका है कि बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? तो बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज। यहाँ के देखा जाए तो 1021 महिलाएं हैं पुरुषों पर। ठीक है, अगर 1000 पुरुष है गोपालगंज में, 1000 पुरुष पाए जाते हैं तो 1021 महिलाएं भी पाई जाती हैं। और दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान है सिवान का। कितना? 988। देखो सीधे सीधे कितना अंतर आ गया। ठीक है, तो यहां पर आप इसको देखिएगा। और तीसरा जिला है सारण जिसका 954 है लिंगानुपात। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, यानी कि सबसे कम लिंगानुपात कौन सा है? मुंगेर जिला। मुंगेर जिले में देखा जाए तो 1000 महिलाओं पर मात्र 1000 पुरुषों पर 876 महिलाएं हैं। दूसरा स्थान है भागलपुर का, 880 लिंगानुपात है यहाँ का। खगड़िया का तीसरा स्थान है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? रोहतास सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला है। ठीक है, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला रोहतास है। यहाँ पर हम बात करें दूसरा स्थान पटना का है और तीसरा स्थान भोजपुर का है। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन से हैं? पहले स्थान पर पूर्णिया, दूसरे पे सीतामढ़ी और तीसरे पे कटिहार है। चलिए, अब सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है बिहार का? तो सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता पाई जाती है रोहतास में। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास है। और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए आपको याद क्या क्या रखना है, आप ये याद रख सकते हैं कि सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला रोहतास, सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास, सबसे ज्यादा महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास। उसी प्रकार से देखें तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया, उसके बाद बात करें न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया, जबकि न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले में देखें तो सहरसा का स्थान आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए आज अपने इस वीडियो में एक बेसिक वीडियो था, इंट्रो वीडियो था, और इंट्रो वीडियो में हमने बहुत कुछ जानने का प्रयास किया। बिहार का जो सामान्य परिचय है, देखा जाए तो आज की क्लास ही आप अगर जो पूरा कर लेते हैं, इस क्लास को पूरा देखते हैं, तो ये क्लास आपकी परीक्षा में लगभग 3 से 4 नंबर आपको दिला सकता है अकेले। ये क्लास मैपिंग से बहुत से सवाल आते हैं, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन बिहार के हैं अक्सर आपसे सवाल वहां से पूछ लिया जाता है। तो अकेले यही क्लास आप फॉलो करते हैं तो 3 से 4 नंबर आपके सिर्फ एक क्लास से प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही लगातार हमारी रिवीजन सीरीज के अंतर्गत जो रिवीजन सीरीज संचालित होनी है, उस रिवीजन सीरीज के अंतर्गत लगातार वीडियो आते रहेंगे। ये पहला वीडियो आपको ऐप और यूट्यूब दोनों पर मिल रहा है, ऐप और यूट्यूब दोनों पर ये वीडियो मिल रहा है। और देखा जाए तो हमारी जो सारी क्लासेस होंगी, सारी क्लासेस आएंगी आपकी ऐप पर, कुछ क्लासेस आपके यूट्यूब पर आती रहेंगी जो पब्लिक होंगी, जिनका फायदा सब लोग उठा सकते हैं। आप इस रिवीजन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो शुरू में आपने टीजर देख लिया होगा, कुछ जानकारी मैं भी आपको दे देता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखा जाए जो बीपीएससी रिवीजन बैच है, ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी वीडियो के पिन कमेंट में जाना, वहां पर लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, आपको 15% उस लिंक से ऑफ भी मिल जाएगा। वैसे इसका मूल्य जो है, इसका मूल्य 499 रुपए निर्धारित है इसका मूल्य। क्या क्या फायदा आपको यहाँ मिलेगा, क्या क्या चीजें मिल रही हैं? तो सबसे पहले आपको देखा जाए तो 50+ वीडियो क्लास। अब इन 50+ वीडियो क्लास में देखा जाए तो जो कंटेंट की क्लासेस हैं वो तो होंगी ही होगी, साथ ही साथ एक चीज मैं आपको और बता दूं, प्रैक्टिस क्लास भी होगी। इसमें 50 क्लासों में प्रैक्टिस क्लास भी शामिल है, जिनमें देखा जाए तो हम लोग लाइव यूट्यूब पर आकर क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, जिनका उत्तर आप खुद देंगे। ठीक है, तो 50+ वीडियो क्लास यहाँ पर समाहित है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर
तो आपको हार्ड कॉपी की फ्री होम डिलीवरी, ठीक है, हार्ड कॉपी आपको प्रोवाइड की जाएगी। जो कंटेंट होगा उस कंटेंट की हार्ड कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। 5 फुल लेंथ टेस्ट होगा, 5 फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद देखा जाए, जो बिहार तथ्यसार आती है ना, बिहार तथ्यसार, इस बिहार तथ्यसार की जो लेटेस्ट एडिशन होगी 2025-26 वाली जो एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन जो प्रकाशित होगी, उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो बिहार तथ्यसार 2026 एडिशन है उसकी, ठीक है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपकी कोई अन्य क्वेरी भी है तो आप हमारे पिन कमेंट में जाना, वहां पर हमारी संस्था का हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ, इस नंबर पर कॉल करना, जिससे आपको देखा जाए तो जो सपोर्ट टीम है वो पूरा सपोर्ट करेगी। कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है परचेज करने में या कोई समस्या है, आप कुछ जानकारी चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी हमारे हेल्पलाइन टीम जो है उसको कॉल कर सकते हैं। आप निसंकोच कॉल करिए और बिना सोचे समझे कॉल करिए। कॉलिंग का टाइमिंग मैं बता देता हूं, हालांकि कॉलिंग का कुछ दायरा सीमित है। दायरा सीमित ये है कि हमारा ऑफिस टाइम जो होता है ये 12 बजे से लेकर 8 बजे तक का होता है, ठीक है। 12 बजे से लेकर 8 बजे तक का ये जो 8 घंटे का टाइम है ना, ये ऑफिस टाइम है और इस टाइम पे ही आप कॉल करना। 12 से 8 बजे के बीच में आप कॉल करेंगे, दोपहर के 12 से शाम 8 बजे तक, रात के 12 से नहीं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं रात में फोन करते हैं, फिर अगले दिन कहते हैं, मैसेज डालते हैं आके कि सर हमने कॉल कर रहे थे, पूरी रात हम कॉल करते रहे, कोई कॉल नहीं उठाया। रात को कॉल नहीं उठती है, ठीक है। आप 12 बजे दोपहर से लेकर रात 8 बजे तक कॉल करना, आपका फोन उठाया जाएगा, आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा। आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेरी हो तो उसको भी सॉल्व कर दी जाएगी। और साथ ही साथ एक चीज जरूर याद रखना कि जब आप हमारे पेड ग्रुप में जुड़ रहे हैं या हमारे कोर्स में एनरोल हो रहे हैं, तो हमारे व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। वहीं पर आपको जो क्लास पीपीटी पीडीएफ होती है वो शेयर कर दी जाती है, जिससे आप रिवीजन में भी आसानी होगी, ताकि हार्ड कॉपी जब तक आपके घर पहुंचे उससे पहले भी आप कंटेंट पूरा पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इसके लिए वहां पर देखा जाए, ऐप पर तो ये सुविधा उपलब्ध है, वीडियो के जस्ट बगल में पीपीटी लगा दी जाएगी। लेकिन देखा जाए तो कुछ लोगों को रहता है कि सर हमको प्रिंट निकालना है, तो प्रिंट निकालने के लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी बना दी गई है। अन्य कोई जानकारी होगी, कोई सूचना होगी तो वो भी वहां पर अपडेट किया जाता रहेगा। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जरूर जुड़ते रहें। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का तरीका यही है कि आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, उनसे कहें कि हमको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होना है, वो आपको ऐड कर देंगे, ठीक। जिन्होंने कोर्स एनरोल मतलब कोर्स में परचेज किया है, उनकी जो ऑर्डर आईडी है वो मांग के फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। चलिए इन्हीं सब बातों के साथ लेता हूं विदा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। और लगातार अनावरत रूप से अब ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे, बिहार स्पेशल के, फिर उसके बाद में इतिहास के, भूगोल के और पॉलिटी के, सारे सब्जेक्ट, सारा सेगमेंट जो है वो सब कुछ कंप्लीट किया जाएगा। आपका जो बीपीएससी की तैयारी है, आपकी बिहार की जो तैयारी चल रही है, उसको अंतिम रूप भी प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए विदा लेते हैं, मिलते हैं फिर किसी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।